हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है बिहार स्पेशल टीचर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है ना, उसका जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन था, चाहे वो साइंस हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्पेशल टीचर के एग्ज़ाम में, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने मैं करने वाली हूँ। और इससे ना दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका TRE 4 का जो एग्ज़ाम होगा ना, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपका जो 40 नंबर का क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा वो किस लेवल का पूछा जाएगा। और अपनी तैयारी जो है आप उसी हिसाब से करेंगे तो होगा ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा वीडियो को। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो जीके जीएस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर इज कोटेड विथ, यानी कि प्लेन मिरर का जो बैक साइड होता है वो किससे कोटेड होता है। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हैं ना, इसका आंसर क्या होगा, सिल्वर कोटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिल्वर कोटिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो सिंपल क्वेश्चन है उसका आंसर मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि आप लोग भली भांति इस टाइप के क्वेश्चन से परिचित होंगे। बाकी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी आपको कर दूंगी, जो आपको TRE 4 में और ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। एक चीज़ और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी वाले, वो घबराए नहीं क्वेश्चंस को देखकर इंग्लिश में, क्योंकि जो भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन जितने भी हैं ना उसको मैं सारे को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन है इंग्लिश में मैं सबको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और आंसर को भी, तो आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। और एक चीज़ और कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो हम लोग जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी बस मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी, बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है उसके सिर्फ आंसर मैं आपको बताते हुए चलूँगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय। तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओपेक ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होते हैं उससे मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओरियन ओरियन क्या है। तो दोस्तों ओरियन ना एक प्रकार का कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन किसको बोलते हैं, अब ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा। तो ओरियन एक प्रकार का क्या है, कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है, तारामंडल, ठीक है। ये आकाश में दिखने वाला एक प्रमुख तारामंडल है। इसे शिकारी के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको शिकारी के नाम से भी जानते हैं, शिकारी, ठीक है। इसको शिकारी के नाम से जानते हैं, यानी कि हंटर। यह रात के ना आकाश में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में से एक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट विच अपीयर्स येलोइश। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो येलो कलर में दिखता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनि जो है वो क्या होता है, येलो कलर में दिखता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होता है, मतलब मैक्सिमम नहीं, अप्रॉक्स कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 340 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू सन इज। वैसा प्लैनेट जो सन के सबसे नज़दीक है वो क्या है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है, बुध है। क्या है, बुध। बुध को क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुध को मरकरी बोलते हैं, ठीक है। तो मरकरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 हर्ज इज इक्वल टू। एक हर्ज किसके बराबर होता है, तो ये होता है 60 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 60 वाइब्रेशन को ही क्या बोलते हैं, एक हर्ज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर का, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर्स इन द, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन आमतौर पर कहाँ पे होता है। इस क्वेश्चन का
मीनिंग हिंदी में हुआ कि अंडाणु और शुक्राणु, ये जो दोनों हैं, इनका संलयन आपस में आमतौर पर कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ओविडक्ट होगा। क्या होगा? ओविडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है और टाइम चूँकि ऑनलाइन बहुत कम ही रहता है ना, बहुत कम ही समय में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है, तो जहाँ पे ज़रूरी होगा वहीं पे एक्सप्लेन करूँगी। बाकी ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है और इसी तरह का एग्जाम में आपका पूछा गया है बिहार स्पेशल टीचर का, तो TRE 4 में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा और सुनते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जाइगोट होगा। जाइगोट बनता है जब एक नया सेल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछ रहा है आपको कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं ना कि फाइबर जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल, प्राकृतिक, और एक होता है सिंथेटिक। आप सभी जानते हैं ना, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में आता है आपका सेल्यूलोज और सिंथेटिक में आपके आते हैं रेयॉन, नाइलॉन। इस टाइप के जो फाइबर्स होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर का पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों सिंथेटिक फाइबर में ना, जैसे कि नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सभी क्या है? मानव निर्मित है, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं कि ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में ना बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सिलवट्टे भी नहीं पड़ती, यानी कि ये रिंकल फ्री होता है। और तीसरा कि ये किफ़ायती भी होते हैं, इकोनॉमिकल भी होता है। अब आप कॉटन का कोई कपड़ा लेने जाओ तो और रेयॉन का कोई कपड़ा लेने जाओ तो दोनों के प्राइस में अंतर होता है, तो यानी इसमें ये तीनों बातें होती है सिंथेटिक फाइबर में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीकार्बोनेट इज़ यूज टू मेक, पॉलीकार्बोनेट का यूज़ क्या बनाने के लिए करते हैं? तो दोस्तों पॉलीकार्बोनेट एक मजबूत और पारदर्शी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक है। इसका उपयोग ऐसी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है ना जो टूटने के प्रति विरोधी होते हैं। ठीक है, यानी इसका प्रयोग बॉटल बनाने में किया जाता है, जार बनाने में किया जाता है, सुरक्षा वाली जो चश्मे होती है उसको बनाने में, और कभी कभी मजबूत स्ट्रॉ बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। BPSC का ये फेवरेट ऑप्शन होता है और इसी में वो फंसाते भी हैं स्टूडेंट को। तो इसको अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए हैं जिसका आंसर क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसको भी आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं? दोस्तों जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको आई होप कि समझ में आ रहा होगा, दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। मैंने क्वेश्चन को हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इनमें से कौन सा वस्तु है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक तो क्रॉकरी है ना, केवल क्रॉकरी ही। बाकी अभी आपने देखा ना कि बॉटल क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। शूज़ प्लास्टिक के अंतर्गत नहीं आता है। ओनली क्रॉकरी जो है इसमें, ये क्या है आपका? ये क्रॉकरी जो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रॉकरी, B। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड, पॉलीमर जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी, जब मैंने पॉलीमर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मोनोमर्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मोनोमर्स। ये जो पॉलीमर के छोटे छोटे यूनिट होते हैं ना उसको मोनोमर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाई ए केमिकल फर्टिलाइजर, इनमें से क्या सॉइल को प्रोवाइड नहीं किया करता है जब केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं? यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का जब यूज़ करते हैं तो इसमें से क्या सॉइल को नहीं मिलता है? तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स में आप जानते हैं ना, ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस ये आपको नेचुरली मिट्टी में पाया जाता है। नेचुरली ये नेचुरल खाद का जब यूज़ करते हैं या अपने आप ह्यूमस जो है वो बनता है। ह्यूमस ना केवल प्राकृतिक खाद जैसे गोबर का खाद, कंपोस्ट या सारे गले जो पादप अवशेष होते हैं उससे प्राप्त होता है, जो मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है ना और संरचना सुधारने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले बताइए। यानी क्वेश्चन का मतलब हुआ कि कटी हुई गेहूँ की फसल से दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों थ्रेसिंग कहलाती है ना। ये शायद 7 या 8 का जो क्रॉप एंड वेजिटेबल्स का एक चैप्टर है,
उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 6 से लेके और 12 तक का जो एनसीईआरटी है ना, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात तो पक्की हो गई दोस्तों। जैसे मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, सारा 6 to 12 का जो भी एनसीईआरटी है, चाहे साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, आर्ट्स का हो, मैथ्स का हो, सारा क्वेश्चन ना 6 to 12 के एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। तो आप लोग ना एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा जोर दीजिए। तो ये लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 7 या 8 में ये लिखा गया है। तो थ्रेसिंग होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स टू प्रिवेंट, यानी कि मिट्टी का समतलीकरण, समतलीकरण ये किस में मदद करता है? तो दोस्तों सॉइल इरोजन में, यानी कि मिट्टी का जो क्षरण होता है इसको रोकने में मदद करता है। कौन? समतलीकरण, यानी कि लेवलिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अगस्त 2025, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2025 को मनाया गया था। यह इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था, ठीक है। और 7 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है वो इसी दिन स्टार्ट हुआ था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फॉर्मर गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक पास्ट अवे ऑन 5 अगस्त 2025। जो गवर्नर थे श्री सत्यपाल मलिक, वो 5 अगस्त 2025 को डाई हो गए, ख़त्म हो गए। ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वो कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि वे बिहार, जम्मू कश्मीर, उसके बाद से बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय, चारों के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। तो गोवा और मेघालय, मेघालय इस ऑप्शन में है, गोवा इस ऑप्शन में है, बिहार इसमें है, जम्मू कश्मीर इसमें है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच करना है। मैच करना है मतलब कि अभी कौन क्या है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप सभी जानती ही हैं कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी इंडिया के? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री है ना। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर राहटकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑप्शन है आप लोग इसमें मैच कर लीजिएगा। ये फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का 3 है, तो फर्स्ट का 3 इस ऑप्शन में है, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है Who among the following is the writer who won the International Booker Prize for the short story collection Heart Lamp? हार्ट लैम्प के लिए किसे बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये क्वेश्चन आप लोग सभी जानते होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आई होप, मैं आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21 to 24 अप्रैल 2025, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं यूएसए के, वो 21 और 24 अप्रैल 2025 को इंडिया आए थे। उनका नाम क्या है? जानते हैं आप लोग उनका नाम? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? मिस्टर जेडी वेंस। जेडी वेंस ही वे वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, जो 21 और 24 अप्रैल 2025 को इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ओपल सुचाता चौंगश्री हु वॉन द मिस वर्ल्ड, यानी कि जो मिस वर्ल्ड 72वां मिस वर्ल्ड जीती हैं ओपल सुचाता चौंगश्री, वो कहाँ की हैं? तो दोस्तों ये थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द मॉनसून सेशन 2025 ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट व्यूज वेयर रेज्ड ऑन द नेम्स रिमूव्ड फ्रॉम द वोटर लिस्ट ऑफ बिहार। दिस इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? यानी इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि बिहार की मतदाता सूची से नाम हटाने का मुद्दा किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें
VCD भी होगा, EP भी होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भी होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर आज ही मैं सारे का आंसर बता दूँ तो अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के और साइंस के उसको क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगला पार्ट, इसका पार्ट 2 आएगा जो मैं कल अपलोड करूँगी। तब तक अगर कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।